हेलो गाइस, आई एम संदीप कुमार। वेलकम टू माय चैनल सोशल विद संदीप। गाइस, आज हम अपनी फिफ्थ सीरीज़ को शुरू करेंगे या कह लो फिफ्थ वीडियोस को अपलोड करेंगे जो आपके एसएसटी के प्रीवियस ईयर की है। एसएसटी के प्रीवियस ईयर सीटेट एग्ज़ाम की है। एसएसटी के प्रीवियस ईयर सीटेट एग्ज़ाम की है। इससे पहले 4 वीडियोस या 4 सीरीज़ कह लो अपलोडेड हैं विद ट्रिक वाइज। कैसे क्वेश्चन को याद रखना है, कैसे उसके आंसर को उसके साथ कनेक्ट करके रखना है, कैसे समझना है, ये सब कुछ मैंने हर एक वीडियोस में जो जो क्वेश्चन आए हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने ट्रिक बताई हैं। अगर आप चाहते हैं टीचर बनना, सीटेट क्वालिफाई करना, तो डेफिनेटली आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप टाइम पास करने बैठे हो तो जाहिर सी बात है आप वीडियो नहीं देखोगे, है ना। लेकिन अगर आप सही में टीचर बनना चाहते हो और सही में पास करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप वीडियोस देखोगे बिना स्किप किए, क्योंकि स्किप करोगे तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर जाओगे। स्किप करोगे कुछ समझ आने वाली जो बातें थी वो मिस कर जाओगे, और फिर उसी के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन सेम आ गया और पेपर में आप बैठ के आंसर कर रहे हो तो वहाँ पे भी स्किप हो जाएगा माइंड से, और फिर आंसर ज़ीरो, गलत। तो गाइज स्किप मत करना। 4 वीडियोस पहले से जो अपलोडेड है उसको भी आराम से देखना है। पहली वीडियोस में थोड़ी सी ब्लर हो गई है, लेकिन वो फिर भी दिख सकता है। मैंने ट्राई किया है, देखा है, तो वो दिख सकता है। आप उसको देखिएगा ज़रूर। फिर भी आपको लगता है नहीं समझ में आ रहा है तो आप सुन के तो समझ सकते हो, तो सुन के लिख लेना। कॉपी पेन लेके बैठो गाइज, नोट्स तैयार करके रखो पढ़ने के लिए अपने, ताकि आपको टाइमली कवर अप करने में इजी हो जाए चीज़ों को। और ट्रिक के साथ जो भी बता रहा हूँ वो लिख के रखना, ताकि जब रिवाइज़ करोगे तो और ज़्यादा आपका जो मेमोरी है ना वो शार्प हो जाएगी, वो ट्रिक के साथ पढ़ोगे तो। हर एक क्वेश्चन को मैंने हर एक वीडियोज़ में ट्रिक के साथ बताया, ठीक है। और आज ये फिफ्थ वीडियोज़ अपलोड होगी एसएसटी के प्रीवियस ईयर सीटेट के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो हम अपनी इस क्लास को भी शुरू करेंगे। और रही बात लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, अगर आपको नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए, पर मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस को देखें, समझें, जो ट्रिक के साथ मैं समझा रहा हूँ ना वो समझें। वो समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने नहीं समझा तो आप अपना नुकसान कर बैठोगे, फिर बाद में पछताने से कोई फ़ायदा होगा ही नहीं, ठीक है। तो बेटर है कि आप अभी से पढ़ लें। जो ट्रिक के साथ कनेक्टिविटी बैठाई जा रही है, जो बताया जा रहा है वो उस चीज़ों को याद रखें और पढ़ें साथ के साथ, ठीक है। जो भी मैं अपनी वीडियोस में बता रहा हूँ स्किप नहीं करना है, वॉच पूरा एंड तक करना है, ठीक है। और जो भी है ट्रिक वो भी याद रखनी है, समझनी है, ताकि आप ज़्यादा अच्छे से कर पाए पेपर। इसलिए मैं गाइज़ बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें, क्योंकि अगर आपको लगता है झूठ बोला जा रहा है तो आप खुद ही प्रीवियस जो रिज़ल्ट आया ना अभी लास्ट सीटेट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका, पेपर 2 वालों का बहुत ही घटिया रिज़ल्ट आया है। परसेंटाइल बहुत गिरा हुआ, ना के बराबर बच्चे पास हुए, क्योंकि बच्चों को लगता है कि सिर्फ एक लाइन का क्वेश्चन लिखवा दे हर वीडियोज़ में और एक लाइन का आंसर बता दो, ख़त्म। तो बेटा ऐसे नहीं होता है। आप लोगों में टीचर बनने वाले हो, पेशेंस के साथ सारी चीज़ों को देखो, सुनो, सुन के भी याद रखो, समझ के तब आगे बढ़ो, ठीक है। इसलिए मैं हर एक क्वेश्चन में 3 से 4 पॉइंट एक्स्ट्रा भी लिख करके तैयार करके रखा हुआ है मैंने। एनसीईआरटी बुक्स, अगर आपको लगता है ना कि मैं एनसीईआरटी से करा रहा हूँ तो मैं उसको भी दिखा दूँगा, लेकिन गाइज़ उसमें टाइम नहीं है। अगस्त में एग्ज़ाम है तो एनसीईआरटी में भले ही आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखा दूँगा कि हाँ देखो यहाँ से मैंने प्रॉपर एक नोट यहाँ से पढ़ के तैयार किए। मैं इधर उधर से कहीं से चीज़ों को नहीं आपको ला के दे रहा हूँ, मैं अपने आप से सब कुछ करके तैयार करके तब दे रहा हूँ आपको। तो आपको पढ़ने से ही मतलब है ना, तो पढ़िए। लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं करना, कोई बात नहीं, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियोस के इस पहले क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पे बोला है हमारे यहाँ पे जैव मंडल क्या है, जल मंडल क्या है, ये सारे, ठीक है। तो
हमारे यहाँ पे जैव मंडल सबसे मेन होता है गाइज, इसको आप लिख लेना, ठीक है। जैव मंडल सबसे पहला होता है। जैव मंडल के बारे में बता देता हूँ। जैव मंडल तीनों समूह से बना होता है। तीनों समूह तो मैंने बता दिया, लेकिन 3 समूह है कौन से, वो ऊपर हैं 3 समूह। तो पहले जैव मंडल जो तीनों समूह से बना है, तो यानी कि ये सबसे इम्पोर्टेंट होगा जिसको तीनों समूह ने मिलकर बनाया है ना। तो पहले इसीलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, बाकी ऊपर वाले को हम पढ़ेंगे इसके बाद। तो जैव मंडल को हम बोलते हैं बायोस्फीयर, ठीक है। जैव मंडल को क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। जैव मंडल वो मंडल है जो 3 समूहों से, ब्रैकेट में लिख लेना, तीनों मंडलों से। आप जब लिखोगे ना अपने नोट पे तो लिख लेना 3 समूहों द्वारा बनाया गया है, या फिर ब्रैकेट में करके लिख लेना 3 मंडलों द्वारा निर्मित या बनाया गया है जैव मंडल। तो जैव मंडल कितने मंडलों से बनाया गया है, जैव मंडल को 3 मंडल से बनाया गया है, या 3 मंडलों के समूह से बनाया गया है। इसकी एक और अगला पॉइंट है, तो अगर क्वेश्चन में जैव मंडल के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें पूछा जाएगा कि जैव मंडल 3 मंडलों का समूह कहलाता है या जैव मंडल 3 मंडलों के समूह से बना है। तो हाँ, आपको पता है, आपने पढ़ा है इस वीडियोस में, तो बिल्कुल सही बात है। जैव मंडल सबसे मेन मंडल होता है और इसी में मेन मंडल को बाकी मंडलों ने मिलकर तैयार किया, इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण वाला मंडल हो गया। तो इसीलिए ये 3 मंडलों के समूह से बना, ठीक है। तो ये बात सत्य है कि ये 3 मंडलों का समूह होता है। कौन, जैव मंडल। तो जैव मंडल कितने मंडलों का समूह है जैव मंडल, 3 मंडलों का। अभी 3 मंडल के बारे में जानेंगे, लेकिन जैव मंडल से और भी कथन या और भी क्वेश्चन पूछे जाए, इसके और भी आंसर को पता होना चाहिए आपको। दूसरा पॉइंट है कि जैव मंडल में ही जीवन पाया जाता है। तो जैव मंडल में क्या है, जीवन पाया जाता है। बाकी मंडल भी जीवन का हिस्सा है, लेकिन जैव मंडल जो तीनों मंडलों से मिलकर बना है, यानी कि जहाँ पे हम सभी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं, तो वहाँ पे जीवन पाया जाता है। तो जीवन आपका कहाँ पाया जाता है, कौन से मंडल में आपको जीवन मिलेगा, जैव मंडल में। तो ज और ज दोनों में ज जा रहा है, जैव में जीवन, ऐसे लिख लो ब्रैकेट में, जैव मंडल में जीवन, ठीक है, ऐसे लिख लो। लेकिन ज़्यादा अच्छा है ऐसे लिख लो कि जैव में जीवन मिलेगा, ठीक है, जैव मंडल में जीवन मिलेगा, ठीक है। बाकी देखो, जल मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल है ना, तो जैव तो एक ही मंडल में लिखा आ रहा है ना, जैव। तो ऐसे लिख लो ट्रिक में कि जैव में जीवन मिलता है, जैव में जीवन मिलता है, तो जैव मंडल में जीवन मिलता है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। इसका तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, पूरी जगह समुद्र की सतह समान माना जाता है। देखो यहाँ पे क्या बोला है, पूरी जगह, यानी जितनी भी जगह है समुद्र की, उन सभी समुद्रों की जो सतह होती है, यानी कि जैसे कहते हैं ना ऊपरी हिस्सा, वो सतह एक समान ही माना जाता है। ये नहीं कि मेरे घर के पास पहाड़ी एरिया के ऊपर में समुद्र सा ऐसा बना हुआ है तो यहाँ की ऊंचाई ज़्यादा है मेरे समुद्र की, और तुम्हारे यहाँ पे तो ढलान पे समुद्र बह रहा है तो तुम्हारे समुद्र की ऊंचाई कम है, ऐसा नहीं है। ये गाइस याद रखना, समुद्र की सतह समान मानी जाती है पूरी जगह, चाहे वो कहीं का भी समुद्र हो, हर जगह उसकी ऊंचाई जो है कैसी होती है, उसकी सतह क्या कैसी होती है, समुद्र की सतह एक समान मानी जाती है। किसकी सतह एक समान मानी गई है, समुद्र की सतह समान मानी गई है। देखो स, ठीक है, समुद्र की सतह समान सतह, ऐसे लिख लो ब्रैकेट में, समुद्र की सतह समान सतह, ठीक है। ऐसे नोट में क्या लिखा है, इसलिए ऊंचाई को, जो ऊंचाई होती है ना, ऊंचाई को समुद्री सतह से मानकर मापा जाता है, इसलिए समुद्र की ऊंचाई को 0 माना जाता है। तो समुद्र की ऊंचाई को किसको 0 माना गया है, समुद्र की ऊंचाई को। और समुद्र की ऊंचाई जो होती है, जैसे कि हम कहते हैं ना, ये समुद्र इतना ऊंचा दिख रहा है, वो उतना ऊंचा दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, सभी के सतह को समान माना है। दूसरा, समुद्र की जो ऊंचाई है, ऊंचाई को समुद्र की सतह मानकर मापा जाता है, कि जो समुद्र है उसकी सतह, मतलब जैसे कहते हैं ना ऊपरी हिस्सा, उसे मान करके हम उसकी ऊंचाई मापते हैं, यानी कि उसको अंदर से, क्योंकि अंदर से तो बहुत गहरा हो सकता है ना, तो हम उसके ऊपरी सतह से हम उसकी ऊंचाई को मापते हैं, वहाँ की किसी भी चीज़ को, ठीक है। और क्या बोला है, इसीलिए समुद्र की ऊंचाई को हम 0 आंकते हैं। समुद्र की ऊंचाई को कैसा मापा गया है, 0 माना गया है, ठीक है। समुद्र की ऊंचाई को कैसा माना गया, 0, क्योंकि हम सतह से मापेंगे ना गाइस। हम कहते हैं कि हमें घर बनाना है, तो आप ज़मीन में इंची टेप अंदर ज़मीन में गाड़ के तब ऊपर थोड़ी दीवार बनाओगे, आप ज़मीन की जो सतह होगी उस सतह पे ही तो इंची टेप लगाओगे ना।
उस सतह से तो इंची टेप रख के ऊपर तक नापोगे ना। ऐसा थोड़ी कि आप बोलोगे कि नहीं इसकी ऊंचाई हम इंची टेप को धरती के अंदर और धंसा देते और वहाँ से हम जोड़ेंगे, ऊंचाई नापेंगे, ऐसा तो है नहीं ना। समझ में आ रहा है कि कैसे ऊंचाई नापते हैं? जैसे आप ज़मीन पे जब घर बनाते हो तो उसकी सतह से उसकी ऊंचाई को मेज़र करते हो ना। अब आपका कोई मेज़रमेंट करता है हाइट का तो आपके पैर से स्टार्ट करके मेज़र करता है। ऐसा तो नहीं कि आपके पैर के नीचे भी ज़मीन में गाड़ करके वो फिर आपका मेज़रमेंट करता है। तो अंदर तो नहीं वो मेज़र करने जाएंगे चीज़ों को, जो ऊपरी है वो इसी को तो मेज़र करेंगे ना। तो गाइस इसीलिए जो समुद्र की सतह है, यानी कि समुद्र के अंदर की ऊंचाई, अंदर की गहराई से हम ऊंचाई नहीं नापते, समुद्र के ऊपर की सतह से ऊंचाई को मापते हैं। क्लियर आ रही है समझ में कि कैसे मापना है? एग्जाम्पल भी बता दिया कि जैसे आपकी हाइट मापेंगे तो आपको पैर के पास स्केल रखेंगे, ना कि आपके पैर के नीचे वाली ज़मीन में, क्योंकि आपका जो सतह है वो आपका पैर से माप करके आपको माना जाएगा। दूसरा, जब आप घर बनाते हो तो ज़मीन, जो समतल ज़मीनें जब आप कर देते हो तब उसके ऊपर से ऊंचाई को मापते हो ना, कि हाँ मेरा घर यहाँ से इतने फीट ऊपर है या इतनी फीट दीवार ऊपर है ना। ऐसे मेज़र करते हो। ऐसा तो नहीं है कि आप दीवार ऊपर बनाए और नीचे से गड्ढे में और अंदर जा कर के वहाँ से मेज़र करोगे, ऐसा तो नहीं होता ना। तो इस सतह से हमें देखना है, ठीक है? समझ में आ रहा है? क्लियर है कि सतह से मापते हैं समुद्र की ऊंचाई को, समुद्र की गहराई से नहीं, ठीक है? उसके ऊपर की सतह से उसकी ऊंचाई मानते हैं। और ऊपर की ऊंचाई से, अगर उसके ऊपर से हम ऊंचाई माप रहे हैं समुद्र की, तो समुद्र की ऊंचाई कैसी हो जाएगी? शून्य, क्योंकि समुद्र के ऊपर तो सिर्फ उसका सतह ही सतह है, उसके ऊपर तो कोई और समुद्र है ही नहीं, है ना। लेकिन हम जब अपनी ऊंचाई मापते हैं तो हमारा कुछ ना कुछ मीटर सेंटीमीटर ऐसे करके मेज़र होता है, क्योंकि हमारे टो के ऊपर बाकी हिस्सा है, लेकिन समुद्र के ऊपरी जल के ऊपर और जल नहीं है, वो वहीं है, तो इसीलिए उसको हमने शून्य नाम दिया है, ठीक है? समुद्र की जो ऊंचाई होती है वो कैसी होती है? शून्य होती है। क्लियर है गाइस? देखो टाइम लगेगा लेकिन क्लियर और समझ में आना चाहिए। एग्जाम्पल इसलिए दिए मैंने ताकि आप क्लियर करके रखो शून्य क्यों माना गया है और मेज़र ऊपर की सतह से क्यों करते हैं। इसलिए मैंने घर को मापने का एग्जाम्पल दिया। आपका जब फिज़िकल टेस्ट होता है तो इसलिए आपको जब मेज़र करते हैं तो वो एग्जाम्पल दिया है, ताकि आप को ध्यान से क्लियर रहे चीज़ें। तो समुद्र की शून्य ऊंचाई को हम मानते हैं, ठीक है? अब बायोस्फीयर जो तीनों जीवमंडल, जो 3 मंडलों का मिलकर बना है समूह, जिसमें जेब में जीवन भी है। जेब में क्या है? जेब में जीवन है। ट्रिक लिख लो गाइस, ठीक है? जेब में जीवन, यानी कि जिसमें जहाँ जेब मंडल है वहीं जीवन है, ऐसे समझ लेना है। तो जेब मंडल में बाकी 3 मंडल कौन है जो इसके लिए महत्वपूर्ण है? देखो यहाँ पे जेब मंडल मैंने दोबारा लिख रखा है, लेकिन जेब मंडल में मैंने इसलिए दोबारा लिख दिया ताकि आपको ये बताऊँ कि इसमें पाया क्या जाता है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा अलग कर दिया है, लेकिन है तो जेब मंडल ही, ठीक है? तो जेब मंडल के अलावा 3 मंडल कौन है जिसको बनाते हैं मिलकर? पहला है लिथोस्फीयर, इंग्लिश में बोलते हैं, या फिर इसको बोलेंगे स्थल मंडल। पहला है स्थल मंडल, जिस पे आप रहते हो। तो जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे धातुएं और चट्टानें शामिल है। स्थल मंडल पे आपको कई सारे चट्टानें, पहाड़, पत्थर, इस तरह के चीज़ें मिलती है ना स्थल पे। आसमान में तो रहते नहीं हो कि आपको हवा और बादल दिखेंगे, ज़मीन पे रहते हो, ईंटों के घर में रहते हो, तो ये सारे पत्थर ही तो हैं, चट्टान के कहीं ना कहीं टुकड़े तो हैं, चट्टानी रूप तो है कहीं ना कहीं, है ना। और धातु इसलिए क्योंकि जिस स्थल पे आप रहते हो उसमें कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट धातुएं आपको मिलती हैं, है ना। तो स्थल मंडल क्या है? जैव मंडल का हिस्सा है। और जैव मंडल में स्थल मंडल बहुत ज़रूरी भाग है, क्योंकि जैव मंडल में अगर स्थल मंडल नहीं होगा तो धातुएं और चट्टान नहीं होंगी, तो सब कुछ वो कहते हैं ना बह जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चट्टानें भी मजबूत बनाए रखती हैं हमारी चीज़ों को, है ना। दूसरा है वायुमंडल, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं एटमॉस्फेयर। आपको एटमॉस्फेयर भी हेल्प करता है ना आपके जीवन में। जैसे जेब में जीवन हमने बोला ना, तो जेब में जीवन होता है, लेकिन वो वायुमंडल का एक पार्ट भी होता है जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। कहते हैं ना इसमें क्या है, इसमें हवा की विभिन्न गैसों शामिल होती है, इसमें विभिन्न गैसें शामिल होती है जो एक गैसों द्वारा निर्मित होता है। वायुमंडल है तो जाहिर सी बात है हवाओं से निर्मित होगा, हवाओं कई सारी हवाओं का मिश्रण होगा ये मंडल, है ना। तो वायुमंडल हो गया दूसरा, जिसमें कई सारी हवाएं होती हैं और ये हवाओं के कई सारे मिश्रण से, एक कई सारे विभिन्न गैसों से मिलकर के बना होता है, ठीक है, वायुमंडल। जैव मंडल आपको बता ही दिया, 3 मंडल का समूह है। इसमें पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं, इसीलिए इसको बोला हमने जैव में जीवन। समझ में आ रहा है क्यों मैंने बताया जैव में जीवन क्यों बोला मैंने? क्योंकि जैव मंडल में पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं।
जहाँ जीवन होगा वहीं पे तो जीव जंतु जिएंगे ना, पेड़ पौधे वहीं पे तो रहेंगे ना जहाँ पे उसको खाने लायक लोग होंगे, पशु होंगे, और वो सारे लिविंग थिंग्स है। हम लोग लिविंग है, हम जी रहे हैं, हमें सांस लेना है, हमें सांस की ज़रूरत होती है ना। पशुओं को छोटे छोटे नरभक्षी कह लो, कीट पक्षी कह लो, मतलब इस तरह से जो शब्द कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, सुने होंगे आपने, तो ये सब इसी मंडल में शामिल होते हैं। ठीक है, लास्ट है आपका हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो यानी कि जल, जल मंडल। ठीक है, इसमें जल समूह जैसे कि नदियां हैं, झील है, तालाब है ना, समुद्र है। तो हाइड्रोस्फीयर जिसमें जलमंडल, जिसमें सारे जलों का समूह, जलों का समूह, जैसे आप कुआं बोल दिए हो, जल का एक समूह का, नदी हो गया, तालाब हो गए, समुद्र हो गए, है ना, झीलें हो गई, तो ये जलमंडल जल का समूह है। ठीक है, जैव मंडल, जैव में जीवन है, तो जीवन पेड़ पौधे के लिए, क्योंकि पेड़ पौधे भी कहीं ना कहीं ग्रो करते हैं, फोटोसिंथेसिस जिसको हम बोलते हैं ना, प्रकाश संश्लेषण, तो वो प्रक्रिया के द्वारा फिर उनको हवा, धूप, खाद, मिट्टी, पानी इस तरह से मिलता है उसके द्वारा। तो जैव में जीवन है, इसलिए पेड़ पौधे हैं यहाँ पे, तो ऐसे भूलोगे नहीं, याद रखोगे। वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर आपको बहुत हेल्प करता है। अगर वायु वहाँ की प्रदूषित रहेगी 24 घंटे तो नुकसान आपको होगा। जो बच्चे हैं उनको परेशानी होगी लंग्स में, तो इसीलिए गाइस कहते हैं पेड़ काटो कम, उगाओ ज़्यादा। अगर आपने कहीं से पेड़ काटे भी हैं तो उसकी जगह बाद में दूसरा पेड़ लगा दो, ताकि वो आपके एटमॉस्फेयर में जो बैलेंस है ना वो बनाए रखे। बहुत से लोग नासमझपन करते हैं कि उनको कितना भी समझा लो, वो अपने एटीट्यूड में रहते हैं लेकिन वही है ना कि गलती किसी और की और भुगतान कोई और करता है। तो गाइज़ वो चीज़ें नहीं करनी है। आप अपने घर के सामने पेड़ लगा लो अगर जगह है तो, नहीं तो आप अपने घर के छत पे लगा सकते हैं, क्योंकि इससे आपके वायुमंडल में कहीं ना कहीं अच्छा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये सारे मंडलों के बारे में हमने समझ लिया। इसमें सबसे मेन मंडल कौन सा था? जैव में जीवन, जैव मंडल। ठीक है, जो कि 3 मंडलों का समूह है, इसमें जीवन मिलता है इसलिए। समुद्र की ऊंचाई कितने डिग्री है? 0। समुद्र की ऊंचाई को कितने में माना जाता है? समुद्र की ऊंचाई का मान क्या है? 0 मान है। क्यों है? क्योंकि समुद्र का जो तल होता है, समुद्र का क्या होता है? तल होता है, उसके ऊपर और पानी तो है नहीं, तो उसी के ऊपर से अगर हमने मापा तो उसके ऊपर तो और हिस्सा है नहीं ना जल का। हमारे पैर में जब फिज़िकल होता है पुलिस वालों का या अदर डिफेंस के उसमें, तो आपके पैर के ऊपर तो आपका बाकी बॉडी पार्ट होता है ना, तो आपका मेज़र करेंगे तो उसमें नंबर आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब जितनी हाइट होगी आपके उतने नंबर दिखेंगे। लेकिन समुद्र का 0 क्यों बताया मैंने? क्योंकि समुद्र के स्थल से हम नाप रहे हैं, समुद्र के अंदर गहराई में से इंची टेप निकाल करके नहीं नाप रहे हम, समुद्र के ऊपर यानी कि उसके समुद्र के जल के ऊपर वाले हिस्से से माप रहे हैं, तो उसके ऊपर तो बाकी कोई हिस्सा होता ही नहीं है, इसीलिए उसको 0 मानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी वायु में मौजूद गैसों में से ग्रीन हाउस गैस पाई जाती है? कौन सी वायु में मौजूद गैसों में, यानी कि अलग अलग वायुमंडल में भी अलग अलग गैसें हैं ना, अलग अलग वायु हवाएं हैं ना, तो उनमें से कौन सी ऐसी गैस है जिसमें ग्रीन हाउस गैस पाया जाता है? तो आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, जो ओजोन को भी ग्रीन हाउस गैस माना जाता है, जो कि क्या है? ओजोन को भी हम ग्रीन हाउस गैस मानते हैं। क्लास 10th सभी ने पढ़ी है, 11th 12th को तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन क्लास 10th तो सभी ने पढ़ा है। तो क्लास 10th में गाइस आपने टिंडल प्रभाव करके ऐसा कुछ देखा होगा। टिंडल प्रभाव साइंस की बुक में पीछे छपा होता था ना, टिंडल प्रभाव सुना है शब्द, आई थिंक सभी ने सुना होगा। ठीक है, तो उसमें आपको CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऐसे करके सब कुछ बताया होगा, है ना, ओजोन परत का। ठीक है, तो सबसे जो ग्रीन हाउस गैस है, क्या बोला है क्वेश्चन में? कौन सी वायु में मौजूद गैसों में से, जो गैस है वायु में अलग अलग गैसें, अब जितनी जो हवाएं बह रही है उस हवा में भी अलग अलग गैसें मिक्स होती है। जैसे आप कहते हो ना कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, नाइट्रोजन छोड़ते हैं, और वो पेड़ पौधे नाइट्रोजन लेते हैं, ऑक्सीजन हमें देते हैं, तो कहीं ना कहीं हवा में गैसें शामिल है, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, है ना। कहीं कहीं पृथ्वी के अलग अलग लेयरों पे अलग अलग गैसेस शामिल हैं, है ना। तो ये ध्यान रखना है, इसलिए मैं शब्दों को बता देता हूँ ताकि आप सुन के क्लियर करो, स्किप ना करो चीज़ों को, है ना। तो मौजूदा गैसों में से ग्रीन हाउस गैस पाई जाती है। अब ग्रीन हाउस गैस कहाँ पाई जाती है, कौन से उसमें पाई जाती है? ठीक है, तो पहले तो ये ध्यान रखना है कि ग्रीन हाउस गैस एक तरह की कार्बन डाइऑक्साइड गैस
मीथेन गैस आपको देखोगे, ठीक है। तो ये सारी ग्रीन हाउस गैस का ही हिस्सा है, जो जहरीली भी होती है, नुकसानदायक भी होती हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। दूसरा इसका पॉइंट है, इसके संबंधित अलग पॉइंट क्या है, ओजोन को भी हम ग्रीन हाउस गैस मानते हैं, जो पृथ्वी को गर्म करती है। अब पृथ्वी में गर्मी उत्पन्न हो रही है, यानी कि वो गैस कहीं ना कहीं हानिकारक है। तो ओजोन जो है, ओजोन को भी हम एक ओजोन लेयर, आपने सुना है ना, पृथ्वी में एक ओजोन लेयर होती है जो हमारी पृथ्वी की हम रक्षा करती है, और उससे हमारी त्वचा कैंसर जो होती है, स्किन कैंसर, उसकी समस्या से हम बचे रहते हैं, ठीक है। तो ओजोन को भी एक ग्रीन हाउस गैस ही माना गया। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी को गर्म करती है, और गर्म करती है तो हीट हमारे पृथ्वी में बढ़ जाती है, इसलिए इसको हमने ओजोन को भी एक ग्रीन हाउस गैस माना। लेकिन मेन आंसर आपको ध्यान रखना है कार्बन डाइऑक्साइड। मेन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला पॉइंट इसी का है, 60% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है और 20% मीथेन। मैंने आपको, देखो यहाँ पे आने से पहले मैंने यहाँ बता देना कि ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही है, साथ में मीथेन गैस भी है जो बहुत जहरीली होती है। आपको मैंने किसी अपनी वीडियोस में बताया हुआ है ना बायो गैस के बारे में, कि बायो गैस का निर्माण भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और मीथेन जैसी गैसों से होता है। यानी कि जिसमें हम छिलके या गीली चीज़ों को रख करके और उसमें एक सड़ाते हैं और फिर उसमें एक गैस निर्मित होती है जिससे खाना बनाया जाता है। राजस्थान में मेवाड़ ज़िले में हम गए थे, आई थिंक उदयपुर, हाँ उदयपुर में थे, उदयपुर में मेवाड़ ज़िले में लोगों के घर में हम लोगों को दिखाया गया था विज़िट के दौरान। तो वो बहुत अच्छा पार्ट है, लेकिन ये गैस आप सूंघोगे तो आप टाइम बोल जाओगे, इसलिए सूंघना मत, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस और मीथेन, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा गैस होती है, ठीक है, और मीथेन 20% होती है, ध्यान रखना, ठीक है। सबसे कम कौन सी मीथेन है और ज़्यादा कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु विभिन्न गैसों का सम्मिश्रण है, वायु के विषय में सही कथन। अब यहाँ पे मैं सही कथन बता रहा हूँ, इसमें से कुछ एक कथन होंगे जो आपको पेपर में अलग दिखेंगे, तो आप समझ जाना कि वो आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो वायु में जो अलग अलग गैस सम्मिश्रण है, यानी कि सबका मिश्रण है गैसों का, जो हमारी हवाएं चलती हैं उस हवा में अलग अलग गैस मिक्स होती हैं। अभी मैंने 2 गैस बेसिकली आपको बता दिया, आप ऑक्सीजन ले रहे हो, वायुमंडल के पार्ट से ही ले रहे हो, है ना। आप जो छोड़ रहे हो नाइट्रोजन, वो पेड़ पौधे ले रहे हैं, है ना। तो कम से कम 2 गैस तो आपको ऐसे ध्यान होनी चाहिए। तो हवा में ही तो गैस मिलती हैं, तो गैसों का जो मिश्रण है, तो उससे संबंधित हम सही कथन कौन कौन से, जैसे पहला कथन, हरे पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, बिल्कुल सत्य कथन है, सभी को पता है, तो बच्चों को भी पता है कि पेड़ पौधे ही हमें ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट, हवा में छोटे छोटे धूलिकण मतलब धूल जैसे मिट्टी वाले जो कण होते हैं, छोटे छोटे, जब कहते हैं ना आप मुंह खोल के थोड़ा सा चल लो और दांत पे, और थोड़ी देर बाद दांत और जीभ पे किटकिट सा लगेगा आपको, है ना। तो कहीं ना कहीं हवा के अंदर धूल के कण भी है ना। धूल के साथ साथ कुछ मिट्टी के थोड़े से बड़े कण भी आ जाते हैं, है ना। तो हवा में छोटे छोटे धूलिकण वायु में मौजूद होते हैं, बिल्कुल सही बात है। धूलिकण हवा में मौजूद होते हैं ना, तो बिल्कुल सही बात है। तीसरा पॉइंट है इसी का, वायु में नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21% प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। देखो, जो गैस आप या हम सभी इनहेल कर रहे हैं, मतलब एक्सेल नहीं कर रहे, इनहेल कर रहे हैं, जो मतलब जो हवाएं, जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं सांस के तौर पे, उसकी मात्रा पूछी जा सकती है। तो उसकी मात्रा 21 है, और नाइट्रोजन जो हम छोड़ते हैं उसकी मात्रा कितनी है? 78%। तो हम नाइट्रोजन को बढ़ाने में हम लोगों का भी कारण हाथ हो सकता है, मतलब हाथ नहीं, मतलब कह सकते हैं हम लोग कारण हो सकते हैं नाइट्रोजन को बढ़ाने में। तभी तो यहाँ पे देखो, नाइट्रोजन कहते हैं ना कि पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमने ऑक्सीजन ले लिया, और जो हम सांस छोड़ रहे हैं वो नाइट्रोजन है, और पेड़ पौधे वो नाइट्रोजन लेकर के जिंदा रहते हैं। तो पेड़ पौधों को जीवन देने में हमारा एक हाथ है, तो उनका भी हमारे को जीवन देने में बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए कहते हैं कि इतना एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए कि हम जी लेंगे, लेकिन
आप मनुष्य के बिना शायद ऐसे कह लोगे, लेकिन नेचर भी कुछ होती है हमारे जीवन में। तो पेड़ पौधों को नुकसान ना पहुँचाएं, ठीक है। अपने मज़े के लिए, अपने वो कहते हैं ना जोश में आकर के, दिखावे में कुछ भी तोड़ देते हो गुस्से में, तो वो गाइस नहीं करना है, ठीक है। तो इसीलिए मैं एक मैसेज भी समझा रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ कि ऐसा नहीं करना है। तो ये समझ में आ गया कि हवा से संबंधित छोटे छोटे कथन कैसे थे कि जो जो गैस होती है ऑक्सीजन गैस, वो हरे पौधे, यहाँ पे वायु के विषय में हमने बात देखी। तो वायु जो है, हरे पौधे जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, बिल्कुल सही बात है ना। वायु के विषय में जो कथन है, तो वायु में ऑक्सीजन एक वायु तो है, और ये ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है आपको? पौधे से मिलता है। समझ में आ रहा है? वायु के विषय में कथन है कि ऑक्सीजन जो वायु है वो आपको पौधे से मिलती है, पौधे छोड़ते हैं ऑक्सीजन, बिल्कुल सही बात है। ये वायु हमें ऑक्सीजन पौधे से मिलती है। छोटे जो वायु चलती है, हवाएं चलती है, उसमें छोटे छोटे धूल के कण होते हैं, धूली कण होते हैं। इसको भी ब्रेक करके मैंने इसलिए समझाया ताकि आपको ध्यान और समझ आ जाए। तो धूली कण होते हैं, बिल्कुल सही बात है। वायुमंडल में जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, जिससे हम जिंदा है, उसकी मात्रा कम है ऑक्सीजन की, क्योंकि गाइस पेड़ कटते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, है ना। संख्या लोगों की, मनुष्य की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन पेड़ की संख्या घट रही है। और मनुष्य की संख्या बढ़ने के कारण नाइट्रोजन हम ज़्यादा छोड़ रहे हैं, इसीलिए नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है। और ऑक्सीजन की मात्रा इसलिए कम है क्योंकि, समझ सकते हो आप, जब मैंने बता दिया कि ऑक्सीजन की मात्रा कम है, नाइट्रोजन ज़्यादा है, क्योंकि नाइट्रोजन को छोड़ने वालों की संख्या ज़्यादा है, और नाइट्रोजन को लेने वाले पेड़ पौधे जो ऑक्सीजन हमें दे रहे हैं, वो संख्या कम हो गई है। समझ लो यहाँ पे, ये कोई बताता नहीं होगा, मैं बता क्यों रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। ऑक्सीजन की मात्रा कम क्यों है? आप कहोगे कि हम तो ऑक्सीजन तो ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि इंसान ज़्यादा है। तो गाइज़, ऑक्सीजन इंसान नहीं छोड़ते, ऑक्सीजन इंसान नहीं देते, ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधे देते हैं, जो खुद हमारे से नाइट्रोजन लेते हैं। तो पेड़ पौधों को तो हमने काट दिया, अपना घर बना लिया, अपना आंगन दिखा लिया, है ना, फैल के चारपाई लगा ली, हो गया काम, इतना कर लिया हमने। लेकिन नुकसान कहाँ कर रहे हैं हम? वहीं पे कर रहे हैं। अभी यहाँ पे जो रेशियो बता रहा हूँ वही समझा रहा हूँ मैं, कि ऑक्सीजन इसलिए कम हो गया क्योंकि ऑक्सीजन देने वाले को ही तो हमने काट दिया। अब पेड़ पौधे तो कम हो गए, लेकिन जो इंसान है वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बढ़ते जा रही है। तो इंसान ऑक्सीजन नहीं छोड़ते, आपको पता है, इंसान नाइट्रोजन छोड़ते हैं। तो नाइट्रोजन, इंसान की संख्या ज़्यादा है, इसलिए नाइट्रोजन की संख्या ज़्यादा हो गई। ऑक्सीजन की संख्या कम क्यों है? क्योंकि हमने बढ़ते समय के साथ साथ पेड़ को काट दिया, जो ऑक्सीजन देते थे उसी की संख्या हमने घटा दी है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, आगे देखेंगे, ठीक है। अब एक पॉइंट और है वायु से संबंधित। वायु से सीधे तौर पर पौधे क्या लेते हैं? जो पेड़ पौधे वो नाइट्रोजन लेते हैं। तो इसलिए तो मैंने बताया कि नाइट्रोजन पेड़ पौधे ले रहे हैं। अब जितने भी पेड़ पौधों की संख्या जितनी भी रह गई हो, लेकिन उसके मुकाबले में आबादी ज़्यादा हो गई गाइस, इसीलिए हम लोग नाइट्रोजन छोड़ते हैं। तो हमारी नाइट्रोजन की संख्या मात्रा 78% ज़्यादा है। और पेड़ पौधे हमने घर बनाया या अपना कहते ना, हम कितने भी बड़े घर में रहते हैं, लेकिन पेड़ पौधों की कदर नहीं करते, जिससे हमें जीवन मिल रहा है, जिससे हमें ऑक्सीजन मिल रहा है। तो इसीलिए तो हमने पेड़ पौधे हटा दिए कि हमें फ़ायदा मिलेगा, लेकिन असल में बेटा नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा हमने खुद ही कम कर दी है। इसलिए कह रहा हूँ, रिक्वेस्टली एक मैसेज भी कह रहा हूँ अपनी वीडियो के थ्रू कि पेड़ पौधों को लगाएं। दुनिया में नहीं लगा सकते, अपने घर के ऊपर लगाएं, छत पे लगाएं, घर के सीढ़ियों पे लगा सकते हो, आसपास लगा सकते हो, अपने घर के सामने लगा सकते हो, ठीक है। ऐसे पेड़ पौधे लगाओ जो मतलब छाया दे, कम से कम ऑक्सीजन को बढ़ावे में मदद करे, है ना। आपको लगता है कि लगाना चाहिए तो बहुत अच्छी बात होगी आपके लिए भी, ठीक है। और दूसरों को भी मोटिवेट करें कि वो कम से कम एक पौधा, एक पेड़ कहीं ना कहीं लगाएं, घर के अंदर रखें, घर के ऊपर रखें, पर रखें ज़रूर, ठीक है। बल्कि तो यहाँ पे क्या है, वायु से जो हवाएं हैं, वायु से सीधे तौर पे जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन नहीं लेते हैं, सीधे तौर पे नहीं लेते हैं। देख लो, लिखा है बल्कि पौधे छोटे छोटे बैक्टीरिया द्वारा ज़मीन में पहुँचाया जाता है। यहाँ पे बोला है कि बल्कि जो पौधे हैं ना, वो छोटे छोटे बैक्टीरियाओं के द्वारा ज़मीन से वो नाइट्रोजन लेते हैं। वो कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं ना,
प्रकाश संश्लेषण से उनको मदद मिलती है। तो वैसे ही ये बैक्टीरियाज उनको ग्रो करने में मदद करते हैं। इसलिए कहते हैं थोड़ी हर जगह अगर कोई किसी का घर बड़ा है तो अपने घर में मिट्टी वाले हिस्से को भी रखें, उसको कवर कर दें, जैसे घेरा लगा दें ताकि मिट्टी फैले ना, पर रखें ज़रूर, क्योंकि वो मिट्टी से उसके अंदर जो लगा हुआ पेड़ है ना वो ग्रो करने में ज़्यादा मदद करेगा। आपने एक साइंस वाले बच्चे जो होंगे वो, या आपने भी कभी तैयारी की होगी या सुना ही होगा, इवन छोटे बच्चों की क्लास में भी होता है कि केचुए को हम किसान का मित्र मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि जितने भी किसान हैं अगर वो अपनी खेतों में फरस वाला खेत बना देंगे कि भैया हर जगह फरस लगा दो, बीच बीच में जहाँ खेती करेंगे वहाँ पे मिट्टी छोड़ दो, तो ये तो गलत हो जाएगा ना, किसान का तो मित्र मर जाएगा। किसान का मित्र मतलब जो केचुआ है, इसलिए केचुए को किसान का मित्र माना जाता है, क्योंकि केचुए जो होते हैं वो ज़मीन में रह करके पेड़ पौधों को, ज़मीन को उपजाऊ बनाए रखने में मदद करते हैं। ठीक है, तो सब चीज़ों को ध्यान रखना है, एज अ टीचर बता रहा हूँ आपको। ठीक है, कोई इतना बताएगा नहीं चीज़ों को। आगे देखते हैं क्वेश्चन, वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श मानी गई है? आप अपने आसपास जहाज़ उड़ता देखते हो ना, तो उससे आपको ये बताना है कि उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आप भी कौन से परत में रहते हो, कौन सी परत में, या कौन सी परत तक आप देख सकते हो, कौन सी परत में आप एक्चुअल में देख सकते हो। ठीक है, तो वायुमंडल जो होता है हमारा, उसमें कौन सी परत में वायुयान यानी कि एरोप्लेन उड़ता हुआ माना जाता है सही, कि इस परत में अगर जहाज़ रहेगा तो सही होगा, अगर इससे ऊपर गया जहाज़ तो खो जाएगा, क्रैश हो सकता है, या फिर गुम हो जाएगा अपने रास्ते से, है ना, मतलब खतरा होता है, क्योंकि उसके ऊपर का अनुमान लगाना थोड़ा असंभव सा हो जाता है उनके लिए भी, है ना। तो इसलिए बोला है कि कौन सी ऐसी परत है जहाँ पे वायुयान यानी कि एरोप्लेन उड़ाना आदर्श माना गया। आदर्श मतलब सही माना गया है कि जहाज़ उड़ाने के लिए कौन सी परत सही हो सकती है। तो अब 4 से 5 परतें हैं, तो 5 परतों में से कौन सी परत ऐसी है जो सही है हवाई जहाज़ के लिए, जहाँ पे उड़ाया जा सकता है और सही से उड़ाई जा सकती है। तो लिख दिया है मैंने आंसर, सेकंड परत। सेकंड मतलब दूसरी परत जो है समताप मंडल। इससे पहले आपकी शोभ मंडल है, इससे पहले आपकी कौन सी मंडल है? शोभ मंडल। अब देखो यहाँ पे सारी मंडलों के नाम भी आ गए हैं, और देखो मैंने नीचे यहाँ पे नाम भी लिखे हुए हैं, खैर यहाँ पे हम आएंगे बाद में, पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि सेकंड परत में हवाई जहाज़ उड़ाई जा सकती है। तो हवाई जहाज़ कौन से परत में उड़ती है? दूसरी परत में। दूसरी परत कौन सी है? नाम पूछा जाएगा आपसे, नाम है आपका समताप मंडल। ठीक है, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, समताप मंडल बोलोगे या फिर इंग्लिश में याद रख लेना, स्ट्रेटोस्फेयर में दूसरी परत जिसको हम समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं, इस परत में, इस सतह में वायुयान यानी कि एरोप्लेन उड़ाना सही माना जाता है कायदे से अगर देखें तो। ठीक है, इससे संबंधित दूसरा कथन क्या है? इस सतह में कोई बादल नहीं होता है। अब देखो यार गाइस, मैंने यहाँ पे अंडरलाइन क्यों किया हुआ है बनाते वक्त नोट, क्योंकि ये समझ में आ जाए आपको कि पहले तो आपको ये पता चल गया समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में दूसरी परत जिसका नाम है, जो दूसरी परत का नाम है स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल। समताप मंडल में हवाई जहाज़ यानी कि वायुयान उड़ाना अच्छा और बेहतर माना जाता है। तो क्यों माना जाता है, उसका एक मेन कारण क्या है? ऑप्शंस में ऐसे ऑप्शंस दिए जाएंगे तो उसमें से गलत कौन सा है वो पूछा जाएगा, तो आपको ये सारे सही याद रखने। सही याद रखोगे तो गलत अपने आप एलिमिनेट या छांट लोगे सही बात। ठीक है, तो ये दूसरा सही बात क्या है कि इस परत से जुड़ी दूसरी क्या बात है सही, कि इस सतह में कोई बादल नहीं होते, इसलिए इस परत में वायुयान यानी कि हवाई जहाज़ उड़ाना बेहतर माना जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हवाई जहाज़ उड़ाना कौन सी परत में ज़रूरी होता है? दूसरी परत में। दूसरी परत का नाम क्या है? समताप मंडल, इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, क्यों समताप मंडल को चुना गया जहाज़ उड़ाने के लिए? उससे ऊपर उससे नीचे क्यों नहीं उड़ा सकते? उससे नीचे उड़ाएंगे तो हमारे घर हैं, जो हमारे घर को उड़ा देगी जहाज़, वो तो उड़ेगी लेकिन साथ में हमारे घर की बिल्डिंगों को उड़ा देगी। तो पहली परत में यानी कि हमारा जीवन, हम लोग रह रहे हैं, हमारे बाद वाली जो परत है दूसरी परत समताप मंडल, उसमें जहाज़ उड़ती है। और क्यों उड़ती है, क्यों बोला है कि उसी परत में उड़ना चाहिए?
क्योंकि उसमें कोई बादल नहीं होता है, वो क्लियर होती है और वहाँ पे वो सब कुछ विजुअलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। दूर तक उनको चीज़ें पता चल जाती है, अनुमान सही लगाते हैं, ठीक है गाइस। समझ में आ रहा है, क्लियर है क्यों बताया है, क्योंकि इसमें कोई बादल नहीं होता इसलिए। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है इसी का, यह 5 किलोमीटर तक उड़ान, मतलब ये जो परत है, सॉरी, ये जो समताप मंडल है इसकी ऊंचाई 5 किलोमीटर तक होती है, उसके बीच में जहाज चल रहे होते हैं, ठीक है। लास्ट इसका पॉइंट है जो, इसमें ओजोन की परत पाई जाती है। ओजोन की परत ये समताप मंडल की ही या का ही हिस्सा है। तो ओजोन परत भी आपसे पूछा जा सकता है कि ओजोन परत कौन से मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत आपके दूसरे मंडल में ही पाई जाती है। तो ओजोन परत आपको कहीं ना कहीं, कहते हैं ना, ओजोन लेयर को अगर नुकसान हो गया तो आपको या हम सबको भी नुकसान होगा, क्योंकि ओजोन लेयर क्या करती है, हमें त्वचा कैंसर यानी कि स्किन कैंसर से प्रोटेक्ट करती है, सुरक्षा करती है। इसीलिए कहा है पेड़ पौधों को भी बचाओ। हम लग्जरियस लाइफ जीने में इतना बिजी हो गए कि हम पेड़ पौधों का ध्यान ही नहीं रखते हैं। रास्ते में भी पेड़ पौधे लगे हैं, उसमें भी हम शो अप करने के लिए अपने हवाबाजी बोलते हैं ना आज में हम, तो हवाबाजी में हम उसको तोड़ देते हैं। तो वो नहीं करना है गाइस, उससे आपको तो नुकसान होगा, साथ में एक बड़ा खतरा भी उत्पन्न हो जाएगा जो ओजोन लेयर वाला है, ठीक है। तो एज अ टीचर आप खुद भी समझे, और जब आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो उनको भी समझाना ज़रूरी है कि बच्चों, आप पूरी दुनिया में नहीं लगा सकते, अपने घर में तो कर सकते हो, अपने छत के ऊपर तो लग सकते हो, है ना, समझाना है। तो ओजोन परत कौन सी परत में पाई जाती है? दूसरी परत। दूसरी परत का नाम क्या है, जल्दी से बताओ, दूसरी परत कौन सी है? दूसरी परत का नाम क्या था? समताप मंडल। दूसरी, ये समताप मंडल कौन से नंबर की परत है? दूसरे नंबर की। इस परत में खास बात क्या है? इसमें खास बात ये है कि इसमें जहाज़ उड़ती है। और जहाज़ इसी में क्यों उड़ाई गई दूसरी परत में? क्योंकि इस परत में बादल नहीं होते हैं, बादल नहीं छाते हैं, इसीलिए जहाज़ को यहाँ पे अनुकूल माना गया है उड़ाना, जो कि 5 किलोमीटर तक की होती है परत, ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे सारे जो है अलग अलग जो लेयर हैं पृथ्वी के, उनके बारे में हम सारा इसमें कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बाह्य वायुमंडल, ठीक है। बाह्य वायुमंडल यानी कि जो थर्मोस्फीयर है, तापमंडल, ठीक है। इसको ऐसे याद रख लो, ताप यानी कि जैसे कहते हैं ना सोलर एनर्जी जैसे होती है ना, थर्मल पावर या थर्मल एनर्जी, ऐसा साइंस में सुना होगा ना कभी, 6 क्लास 7 10 तक में तो पढ़ा ही होगा ना, इतने भी क्यों वो, या तो फिर जियोग्राफी की बुक में देखो, उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। क्लास 7 की बुक में देखो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और 8th की बुक में, ठीक है। तो मतलब ये अगर आपको समझना है तो ये मैं बता रहा हूँ कि आप उसमें भी देख लो, उसमें और ज़्यादा क्लियर कर लोगे आप, अगर आपको लगता है थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है तो, ठीक है। तो बाह्य मंडल को हम ताप मंडल भी कहते हैं। ताप मतलब तापमान, गर्मी वाला, और जिसको हम बोलते हैं थर्मल या थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर साइंस में जब हम थर्मोस्फेयर बनाते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी या इस तरह से एनर्जी प्रोड्यूस की बात कर रहे होते हैं मॉडल में, है ना। तो ऐसे ध्यान रखना कि ताप मंडल को हम सबसे बाह्य मंडल कहते हैं। जो बाह्य मंडल है वो ताप मंडल है, और ताप मंडल को इंग्लिश में बोलते हैं थर्मोस्फेयर। थर्मल पावर या थर्मल एनर्जी, साइंस वाले बच्चे या जो साइंस नहीं पढ़े, 10 तक पढ़े, उन्होंने सुना तो होगा ना। तो थर्मल एनर्जी, और 7th और 8th की ज्योग्राफी में से ढूंढो, मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये क्या है, तापमंडल या बाहरी वायुमंडल, जिसको हम थर्मोस्फेयर बोलते हैं, इसी का हिस्सा, इस थर्मोस्फेयर का हिस्सा है। यानी कि थर्मोस्फेयर को, यानी कि जो वायुमंडल में आपका थर्मोस्फेयर होता है, जिसको हम बाह्य वायुमंडल कहते हैं, बाह्य वायुमंडल ही किसका हिस्सा है? तापमंडल का हिस्सा। तो आपसे ये नाम भी पूछा जा सकता है, ये भी तो ध्यान रखना है कि तापमंडल को ही हम बाह्य वायुमंडल कहते हैं, और बाह्य वायुमंडल को ही तापमंडल कहते हैं, जो कि इसी का हिस्सा है। यानी कि तापमंडल इसका हिस्सा है बाह्य वायुमंडल का, ठीक है। आगे लिखा हुआ आयनोस्फेयर। नेक्स्ट पॉइंट क्या? आयनोस्फेयर, आयन, ठीक है। आयन या आयनोस्फेयर, आयन मंडल है। आयनोस्फेयर यानी कि आयन मंडल है जो रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर प्रसारित करने में मदद करती है। मैंने आपको किसी वीडियोज़ में बताया हुआ है ऑलरेडी ये, ठीक है, आयन मंडल के बारे में, कि आयन मंडल जिसमें रेडियो तरंगे क्या होती हैं,
प्रसारित होती हैं, यानी कि आदान प्रदान होता है, जिससे हमारी कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी की जो कनेक्टिविटीज़ है, ये सारी चीज़ें जो है वो सुचारू रूप से चल सक रही हैं। ठीक है, तो आयन मंडल में क्या है, रेडियो तरंगे पाई जाती है। समताप मंडल में कौन सी परत है, समताप मंडल दूसरी। समताप मंडल में सबसे खास बात क्या थी कि वायुयान यानी कि जहाज़ उड़ती है। क्यों उड़ती है? क्योंकि इसमें कोई बादल नहीं होते। लेकिन जो वायुमंडल के अलावा, समताप मंडल के अलावा एक आयन मंडल भी है। आयन मंडल इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें रेडियो तरंगे होती हैं जो हमारे पृथ्वी पर प्रसारित करती है, उसको मदद करती है पहुंचने में, आदान प्रदान करने में, ताकि जो कनेक्टिविटी आपसे कनेक्ट कर पा रहे हैं चीज़ों को, वो सुचारू रूप से हो सके। ठीक है, समझ में आ रहा है? आयन मंडल क्या है? जिसमें रेडियो तरंगे आदान प्रदान की जाती है, प्रसारित होती है। एक और मंडल है एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर मतलब जो बहिर्य मंडल है, पूरा बाहर, एग्जिट हो गया। एक्सोस्फीयर देखो, ई से एक्सो, एग्जिट, एग्जोट हो जा तू, एक्सोटो। ठीक है, तो एक्सोस्फीयर बाहरी मंडल, बहिर्य मंडल। ठीक है, बहिर्मंडल। ये थर्मोस्फीयर है, तापमंडल। तापमान बढ़ जाता है थर्मोस्फीयर में। थर्मल पावर जैसे सुनते हो ना, तो थर्मल। ठीक है, ऐसे याद रखना, क्योंकि ताप बढ़ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी प्रोड्यूसन की बात हो रही है वहाँ। लेकिन एक्सोस्फीयर आयन मंडल में समझ में आ गया। आयन मंडल में क्या है, रेडियो तरंग की बात हो रही है। अब आते हैं हम एक्सोस्फीयर पे। एक्सो यानी कि ई से एग्जिट, जो पूरा बाहिर्य है, बाहर ही हो गया। ठीक है, बहिर्य मंडल जिसमें हल्की गैस पाई जाती हैं। तो सबसे बाहर की मंडल, उसमें क्या होता है, हल्की गैस। आपने देखा है ना, वो जो चांद पे उड़ के जाते हैं वो सबसे ऊपर उड़ के रहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत हल्की गैसें होती हैं, है ना। देखा है ना, आपने नाम सुना है ना, राकेश यादव, सॉरी राकेश कुमार जी जो हैं, है ना, राकेश जी जो थे चांद पे गए थे, कल्पना चावला जी हैं, है ना, और कौन है, एक और लेडी, मैं नाम भूल रहा हूँ। ठीक है, खैर मुझे याद दिला देना या कमेंट में लिख देना, जो भी देख रहा है याद आ जाए तो। ठीक है, तो जैसे राकेश जी गए थे और कल्पना चावला जी गई थी, तो ये सब चांद पे गए थे। तो चांद पे जाना, ये कौन से पृथ्वी की कौन सी लेयर है, सबसे बाहर की लेयर है, सबसे बाहर चले जाते हैं वो पृथ्वी से भी बाहर। इसीलिए इसको बहिर्य मंडल यानी कि ई से एग्जिट, पृथ्वी के परत से एग्जिट हो गए, यानी कि बहिर्य मंडल में पहुंच गए। और वहाँ पे जाने के बाद क्या होता है, इंसान उड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि बहिर्य मंडल सबसे बाहर चले गए ना, तो सबसे बाहर में क्या है, हल्की गैस पाई जा रही है। और हल्की गैस पाई जाती है, जैसे कि जिसमें कौन सी शामिल है गैसों में, हीलियम। हीलियम, ह से हीलियम, ह से हल्की, हीलियम हल्की, हीलियम हल्की, हीलियम हल्की, है ना। तो हीलियम हल्की गैस है और हाइड्रोजन हल्की गैस है। आपने गुब्बारे देखे होंगे बचपन में, आप सभी ने खेले होंगे, झूठ मत बोलना, सभी ने खेला ही होगा, या तो पड़ोसी के बच्चों के साथ, या तो खुद खरीद के, नहीं तो कहीं टूर पे या आसपास लोकल टूर गए होंगे, तो डेफिनेटली सब ने करा होगा। ठीक है, आपके आसपास गुब्बारे वाला आता है, एक सिलेंडर टाइप सा लेकर के, उस पर बांध करके, और सभी बच्चे उसको ख़रीदते हैं और फिर लेकर के घूम रहे थे, क्योंकि उसमें जो गैस भरी होती है वो कौन सी होती है, हीलियम, हल्की हीलियम। हीलियम क्या है, हल्की है, ह से हीलियम, ह से हल्की। ठीक है, उसमें हीलियम या हाइड्रोजन गैसेस होती हैं जो बहुत हल्की मात्रा में होती है, और वो हल्की होती हैं इसीलिए ऊपर उड़ जाती हैं। ठीक है, तो उस गुब्बारे के अंतर्गत क्या होता है, हीलियम गैस भरी होती है। अब समझ में आ रहा है गुब्बारा क्यों उड़ता है। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आपका पता चल गया, गुब्बारा उड़ता क्यों है, क्योंकि गुब्बारे में हल्की गैस है, इसलिए तो उड़ रहा है। और वो हल्की कौन है, हीलियम है। हीलियम हल्की, ह से हीलियम, ह से हल्की, और ह से हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ अंतरिक्ष में उड़ान या उड़ना आसान होता है। तो अंतरिक्ष यान कहाँ पे उड़ना ज़्यादा आसान होता है, सबसे बाहर वाली मंडल में, बहिर्य मंडल में, बहिर्य मंडल में, यानी कि एग्जिट, ई से एग्जिट, ऐसे याद रखना। एक्सोस्फीयर में तो ये ध्यान रखना कि जो एक्सोस्फीयर यानी कि ई से एग्जिट हो गया, जो पृथ्वी के सबसे बाहर चला गया, तो वो उड़ने लगेगा। उड़ने लगेगा मतलब अंतरिक्ष यान है वहाँ पे, ऐसे समझ सकते हो ना, कि सबसे बहिर्य चला गया, बाहरी मंडल ई से एग्जिट, एक्सोस्फीयर में चला गया, तो वहाँ पे उड़ रहा है क्योंकि वहाँ पे हल्की गैस है, और वहाँ पे उड़ रहा है क्योंकि वो अंतरिक्ष यान से बाहर चला गया है। तो यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर सकते हो कि अंतरिक्ष यान आपका कहाँ पे उड़ता है,
एक्सोस्फीयर में बाहरी मंडल में अंतरिक्ष यान पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हल्की गैस पाई जाती है। ह से हल्की, ह से हीलियम और ह से हाइड्रोजन। तो हल्की हीलियम, हल्का हाइड्रोजन, हल्की हीलियम भी है और हल्का हाइड्रोजन भी है ना। तो हल्की गैसें हैं इसलिए। समझ में आ रहा है? देखो वीडियो की लंबाई चौड़ाई इस पे मत जाओ, टाइम कितना है समझ में आना चाहिए, कनेक्टिविटी होनी चाहिए। पका पकाया चाहते हो तो भी नुकसान आपका होगा, मेरा नहीं होगा, ठीक है। आप देखोगे तो भी आपका फ़ायदा, नहीं देखोगे तो भी आपका ही नुकसान है, मुझे इसमें कुछ वो नहीं है, ठीक है। तो देखना है, समझना है गाइस। टाइम कहीं लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप बच्चों को पढ़ाओगे, बच्चों को समझ ही नहीं आएगा तो फ़ायदा ही क्या, बच्चा ब्लैंक बैठा रहेगा। तो बच्चों को समझाना है ना, कनेक्टिविटी करानी है ना, तभी तो टीचर से बच्चे कनेक्ट होंगे ना। तो इसलिए तो कहा है टीचिंग सीखो, ठीक है। यहाँ पे देखना है। तो एग्जिट हो गया, ये समझ में आ गया। बाहरी मंडल, हल्की गैस, हल्की हीलियम, हल्का हाइड्रोजन, ह सब में आ रहा है ना। और हल्की है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे सब अंतरिक्ष यान वाले उड़ते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अंतरिक्ष यान भी इसी मंडल में उड़ता है या इसी परत में उड़ता है। नेक्स्ट है मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर मतलब एम से मिड और एम से मध्य, हिंदी में मध्य, इंग्लिश में मिड। देखो यहाँ पे ई से एग्जिट बाहरी मंडल, सबसे ऐसे याद रख सकते हो। एक्सोस्फीयर सबसे बाहर में हल्की गैस, अंतरिक्ष यान, ह से हल्की, ह से हीलियम, ह से हाइड्रोजन, ऐसे याद रख लोगे। एम से मेसोस्फीयर, इंग्लिश में बोलते हैं मेसो को, एम से मिड यानी कि मध्य, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हो, मध्य मंडल। मध्य मंडल की अब क्या बात खास है, जिसमें प्रवेश करने वाले उल्कापिंड जल जाते हैं। तो मध्य मंडल में क्या होता है, उल्कापिंड जल जाते हैं, ये ध्यान रखना है। मध्य मंडल में उल्कापिंड जल जाते हैं। अब कौन सी परत कैसी है, कौन से नंबर की, मैं अभी नीचे कराता हूँ उसको, ठीक है। तो मेसोस्फीयर गाइस समझ लेना। आप ये सोचोगे सब कुछ दिख रहा है तो भाग जाओ, स्किप कर लो। स्किप करोगे तो अपना नुकसान करोगे, मेरे को इसमें कुछ नहीं है। मैं आपको सिर्फ बोल और समझा सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। अगर आपको नहीं पास करना है मत, तो आप कर सकते हो, इसके कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ गाइस पेशेंसली समझना सीखें। जहाँ समझ की चीज़ें हो रही हैं वहाँ सुने, सही से समझें, ठीक है। एम से मेसोस्फीयर शुरू हो गया। एम यानी कि मिडल, और मिड को हम क्या कहते हैं, मिडल में मध्य यानी बीच में, है ना। तो एम से मेसोस्फीयर, एम से मध्य मंडल, ठीक है, माँ से मध्य मंडल। तो मध्य मंडल की अब विशेष बात क्या है, इस पृथ्वी की इस मंडल में, पृथ्वी की इस लेयर में, इस मंडल में जिसमें प्रवेश करने वाले उल्कापिंड जल जाते हैं, जो एक टूटता तारा सा लगता है। आप कहते हो ना कि टूटता तारा, वो देखो तारा टूटता हुआ गिरा है, वहाँ पे चला गया, उधर चला गया, वो देखो टूटता तारा। वो टूटता तारा नहीं गाइस, वो उल्कापिंड होते हैं, जो छोटे छोटे आपके ऊपर बादलों में घूम रहे होते हैं। और जैसे ही वो घूमते घूमते वो मध्य मंडल में, मध्य यानी कि बीच में चले जाते हैं, वो दो के बीच में जाते हैं तो पिस जाते हैं, ऐसे ध्यान रख लेना। दो के बीच में जाते हैं, मध्य में जाते ही, मध्य यानी बीच में जाते ही, यानी कि दो के बीच में मध्य में जाते ही वो पिस जाते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं जल जाते हैं। और जल जाते हैं यानी कि उल्कापिंड जल जाता है। कहाँ जल जाता है, मध्य मंडल में। उल्कापिंड कौन से मंडल में जलता है, मध्य। दो के बीच में आते ही वो जल गया, इधर से इसने मिलके जला दिया, दबा दिया, ऐसे याद रख सकते हो। तो एम से मिड यानी कि एम से मेसोस्फीयर, और म से म और म दोनों में साउंड आ रहा है ना, मध्य मंडल। तो मध्य मंडल की खास बात क्या है कि इसमें उल्कापिंड जल जाते हैं, जिसको आप कहते हो टूटता हुआ तारा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, कौन सा वायुमंडल की परत का सही अनुक्रम है जिसमें धरती पर उतरने से पहले रॉकेट गुजरता है। रॉकेट किस में गुजरता है, रॉकेट, ठीक है, सॉरी रॉकेट गुजरेगा, ठीक है। तो आपको बोला है परतों में सही अनुक्रम जिसमें धरती पर उतरने से पहले रॉकेट गुजरेगा। तो धरती पे उतरने से पहले रॉकेट इन सब में से गुजरेगा ना। जो एग्जिट है सबसे, एक्सोस्फीयर है, वहीं से तो वापस रॉकेट आएगा ना। एक रॉकेट में बैठ के गए आप ऊपर अंतरिक्ष में, अब उसी रॉकेट से वापस आओगे तो सबसे पहले जो एग्जिट वाली परत है वही आएगी ना। तो इसलिए सबसे पहले ई से एंड वाली परत आई, ई से एंड, ऐसे ध्यान रखना कि धरती पर उतरने से पहले, धरती पर यानी कि जिस मंडल में आप रहते हो। सेकंड मंडल तो मैंने यहाँ बताई, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर, जिसमें आपको जहाज़ उड़ाते हो क्योंकि वहाँ कोई बादल नहीं है। समताप मंडल कौन से नंबर की है, दूसरे नंबर की।
तो दूसरे के बाद सीधा एग्ज़िट वाली बाहरी मंडल थोड़ी आ जाएगी। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि धरती पर उतरने से पहले, तो धरती आपकी कहाँ है, जिसमें आप रहते हो, हम सभी रहते हैं, उसको हम बोलते हैं शोभ मंडल। अगर आप यहाँ वाली बात को सुनोगे तो इसी समय मैंने जिक्र किया है शोभ मंडल का, ठीक है। तो धरती पर जिसमें हम सभी रहते हैं उसको हम बोलते हैं शोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। हम जहाँ रहते हैं वो उसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, यानी कि शोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फेयर, यानी कि समताप मंडल। समताप मंडल में क्या उड़ती है, क्या उड़ता है समताप मंडल में? समताप मंडल में क्या उड़ती है गाइस? जहाज़ उड़ती है। क्यों उड़ती है? क्योंकि इसमें बादल नहीं होते, क्लियर है। और इसी समताप मंडल में, इसी दूसरी परत में और कौन सी परत पाई जाती है? ओजोन परत। समताप मंडल में इस दूसरी परत में कौन सी दूसरी परत और पाई गई है? दूसरे नंबर की परत में ही समताप जो मंडल है, समताप मंडल में कौन सी दूसरी परत पाई गई? समताप मंडल खुद ही दूसरे नंबर का है, और इस दूसरे नंबर में भी दूसरी परत पाई जाती है, वह है ओजोन परत। कौन सी परत पाई गई है? ओजोन परत। ओजोन परत क्या करती है आपके लिए? आपको कैंसर की, जो त्वचा कैंसर है, स्किन कैंसर की प्रॉब्लम है, उससे बचाती है, ठीक है। तो इसलिए हमें रक्षा करनी होती है ओजोन की, पेड़ पौधे लगाने यानी ज़्यादा ज़रूरी हैं साथ के साथ, ठीक है। तीसरी मंडल है आपकी मेसोस्फेयर। मेसो यानी कि एम से अभी बताया था ना, एम से मिड या मध्य, और मध्य मंडल हिंदी में बोलेंगे। मध्य मंडल में क्या टूटता हुआ दिखता है? तारा, तारा सा टूटता दिखता है, जो कि क्या होता है? उल्का पिंड। जो क्या होता है, जब दो मध्य मंडल यानी कि एम से मिड, देखो यहाँ पे देखो, साफ साफ दिखा देता हूँ। मध्य मंडल से पहले की दो मंडल हैं, दो मध्य मंडल के जो लेयर है पृथ्वी में, उस लेयर से, उस परत से पहले दो परत है। एक तो शोभ मंडल जिसमें हम सभी रहते हैं, दूसरा समताप मंडल जिसमें जहाज़ उड़ती है। उसके बाद तीसरी परत होती है मेसोस्फेयर, यानी कि एम से मिड, एम से मध्य मंडल, जिसमें आपका उल्कापिंड जल जाता है। और मैंने बताया था कि दो के बीच में फंस जाता है। तो देखो यहाँ पे भी दो परत है और यहाँ पे भी दो परत है पृथ्वी के अंदर की। इन दोनों परत के बीच में आता है, बेचारा दब जाता है और जल जाता है ना, ऐसे ध्यान रखना है। फिर फोर्थ परत है आपकी थर्मोस्फेयर, यानी कि अभी बताया था थर्मोस्फेयर में तापमंडल है ना, तापमंडल में ही आयनोस्फेयर। देखो मैंने यहाँ पे एरो बना रखा है कि तापमंडल में ही आपका ये आता है आयनोस्फेयर, आयनो जिसमें रेडियो तरंगे होती है। तो ये ध्यान रखना गाइस, तापमंडल देखो इंग्लिश में बोला थर्मोस्फेयर यानी कि जिसमें रेडियो वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोड्यूस होगी। थर्मो में, ठीक है, थर्मल पावर, जिसमें बिजली वगैरह या ऊर्जा का उत्पन्न करने का काम होता है। तो ये रेडियो तरंगों की परत होती है, इसी परत में आयनोस्फेयर पाई जाती है। ये नोट कर लो गाइज, मैं वहाँ बता नहीं पाया। आयनोस्फेयर आपकी थर्मोस्फेयर में ही पाई जाती है। आयनोस्फेयर किस में पाई जाती है? थर्मोस्फेयर का ही पार्ट है। इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 स्लैश करके लिखा हुआ है कि थर्मोस्फेयर है, यानी कि जिसको हम बाह्य वायुमंडल के, बहिर्य नहीं, बाह्य वायुमंडल, बहिर्य अलग है, बाह्य अलग है। बाह्य वायुमंडल में ही तापमंडल यानी कि जिसको हमने आयन मंडल बोला है, आयनोस्फेयर, जो कि रेडियो तरंग के लिए काम करती है। कौन से नंबर की है ये? 4th नंबर की। तो देखो यहाँ पे 2 चीज़ें और नोट कर लो। दूसरे नंबर की परत का नाम था समताप मंडल। समताप मंडल में जो दूसरे नंबर की परत है उसमें भी एक और अलग परत पाई जाती है, वो है ओजोन की परत, जो आपको कैंसर से बचाती है, त्वचा कैंसर से। तो देखो दूसरी परत में जो दूसरे नंबर की, उसमें भी एक और दूसरी परत पाई गई, और 2 का गुना 4, यानी कि 2 के बाद तीसरा और चौथा, 2 दूनी 4। तो चौथी परत में भी एक और परत पाई गई है, उसको हमने बोला आयन मंडल, जिसमें रेडियो तरंगे वगैरह प्रसारित होती है। तो ऐसे ध्यान रख लो, लिख लो कि दूसरी परत के बाद भी दूसरी परत में भी दूसरी परत पाई गई है। दूसरी परत का नाम है समताप मंडल। उस समताप मंडल जो कि दूसरी है, उसमें भी दूसरी परत पाई गई है, जिसको हमने बोला ओजोन की परत। तो दूसरी परत में भी एक दूसरी परत है, ओजोन परत। और इसके बाद दूसरी के बाद चौथी परत में आ जाओ, यानी कि इसकी 2 गुने परत में आओ, चौथी परत में, उसमें भी दूसरी परत पाई गई है, उसका नाम है आयनोस्फेयर, जिसमें रेडियो तरंगे होती है। लास्ट है एक्सोस्फेयर, यानी कि बहिर्य मंडल, जिसमें मैंने बता दिया कि एग्जिट हो गया भैया पृथ्वी से, तो बाहर की परत में चले गए। अब बाहर की परत में तो वही लोग जाते हैं जो अंतरिक्ष यान पे जाते हैं,
है ना, उस रॉकेट में बैठ के जाते हैं अंतरिक्ष यान पे, और अंतरिक्ष यान पे गए तो सबसे बाहर गए, तो सबसे बाहर गए, एग्जिट हो गए, एग्जोस्फीयर हो गए, बहिर्य मंडल हो गए, जिसमें सबसे हल्की गैस पाई जाती है, हा से हल्की, हा से हीलियम, हा से हल्की, हा से हीलियम, और हा से हाइड्रोजन। और जो आपके गलियों में गुब्बारे वाले आएंगे उसमें भी हाइड्रोजन और हा से हीलियम गैस होगी। ठीक है गाइज़, आई होप कि आपको समझ में आया होगा मेरा ये वीडियो, मेरे कहे गए शब्द आपको समझ में आ रहे होंगे और आप लिखते वक्त या पढ़ते वक्त समझ सकते हैं हर चीज़ों को। तो तब तक के लिए अब बाय बाय, बाकी की नेक्स्ट वीडियो हम कल करेंगे। ठीक है गाइज़, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय।